औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे। तो आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 53 स्टडी करना है। इसमें आपका एक टॉपिक रह गया होगा मैकेनिक्स 2 के कोर्स में। अगर आप एंड पे अपने कोर्स आउटलाइन में देखें तो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये वाला जो एक आर्टिकल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका रह गया। तो आज हम इस आर्टिकल को जो है वो कवर करेंगे, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। तो आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक को हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको भी स्टडी किया, ठीक है। फिर हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखा है। हमें पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ जो है वो डील करती है इनर्शियल फ्रेम्स के साथ, लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डील्स करती है विद नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। दिस थ्योरी deals with non-inertial frames। अच्छा, ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आज इसका पहला पोर्शन में आपको समझाऊंगा, और कल जो है इसका दूसरा पोर्शन जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि एक लेक्चर 54 भी मैं इसके ऊपर लूँगा, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के साथ डील करती है। इसका मतलब है कि इट डील्स विद एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के साथ डील करती है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के अंदर हैव a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो तो ये है कि मास को, यानी कि अगर आपने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको समझना है, तो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमारी मास की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट जो है वो होनी चाहिए। हमें इस बात का पता है कि मास जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मास की क्या हैं? एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है अदर मासेस के लिए, ठीक है, कि हर मास जो है वो दूसरे मासेस को अपनी तरफ खींचता है। वो किस वजह से खींचता है? वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मासेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शियल प्रॉपर्टी ये है कि हर मास जो है वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। तो हमें सबसे पहले तो क्या है कि ये चीज़ समझनी है, हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मास को समझना है, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो मास हैज़ टू मेन प्रॉपर्टीज। तो मास जो है उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर अदर मासेस, एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एन इनर्शियल प्रॉपर्टी। ये क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इट इज ए इनर्शियल प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स a resistance
टू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास जो है ये दो प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जितने भी मासेस होते हैं उनके दरमियान, इस यूनिवर्स के अंदर जितने मासेस हैं उनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मौजूद है। इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही आपका सिस्टम जो है सारी कायनात का वो स्टेबल है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होता है कि हर चीज़ जो अपनी स्टेट, जिस स्टेट में वो होती है वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि वो अगर मूव कर रही है, ठीक है, या वो स्टेशनरी है, तो वो अपनी इस स्टेट को क्या करेगी, कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी ये है, रिप्रेजेंट करती है क्या, रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन। यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट होने को क्या करता है, उसको एक्सेलरेट होने को रेजिस्ट करता है। तो अब आप देखें कि अगर हम ये जो दो हमने प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स बयान किए हैं, हम इनको दो मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज़ को तो वो लिखते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशंस। These two properties can be represented by two mathematical equations. इनको दो मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए हम दे सकते हैं। तो नंबर एक पे ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी के लिए, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो एफ जी इज इक्वल टू एम जी, ये। और दूसरी है इनर्शियल प्रॉपर्टी, और इनर्शियल प्रॉपर्टी के लिए F इज इक्वल टू एम ए, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, न्यूटन्स, ये M इनर्शियल, ये M ग्रेविटेशनल, एम आई इनर्शियल मास और एम जी ग्रेविटेशनल मास। एम जी ग्रेविटेशनल मास और एम आई जो है ये हमारे पास है इनर्शियल मास। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं और उन दो प्रॉपर्टीज़ की मैंने जो है ये इक्वेशन यहाँ पर। अब सारी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इधर मैं आपके कोर्स में हम सिर्फ जो है इसको बड़ा इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मगर ना इसका मैथमेटिक्स जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। तो हम जो है अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो एम जी और एम आई हैं ये इस्टेब्लिश किए गए एक्सपेरिमेंटली टू अ हाई डिग्री ऑफ फ्यू पार्ट्स ऑफ 10 की पावर 12 तक। यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी था हमारे पास, जो कैपिटल जी है, ठीक है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अगर देखें, ठीक है, तो उसमें आता है कैपिटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। न्यूटन का क्या, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसके अंदर एफ, ये जी, एम ओवर आर स्क्वायर, ये ला। इसमें जी जो है ये क्या, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या है, दैट इज ए ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू है फॉर दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू है हमारे पास वाज चूजन टू मेक द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एम जी, टू मेक द magnitudes of mg and mi numerically equal। यानी कि इनकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट की गई कि जो मैग्नीट्यूड्स हैं हमारे पास, ठीक है, एम जी और एम आई के, वो एक दूसरे के इक्वल हों। यानी कि इसकी वैल्यू इस तरह जी की चूज़ की गई कि एम आई और एम जी जो है, एम आई इक्वल टू एम जी, ठीक है। जो इनर्शियल मास है वो ग्रेविटेशनल मास के बराबर हो, ठीक है। इसके लिए जो है वो वैल्यू जी की चूज़ की गई कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर जो है वो हो जाए। इस चीज़ को छोड़ के कि रिगार्डलेस ऑफ दैट कि हमने किस तरह जी जो है उसको चूज़ किया, लेकिन जो एम जी और एम ही है, इनमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इस्टेब्लिश की गई। और वो किस हद तक इस्टेब्लिश की गई? वो इस्टेब्लिश की गई फ्यू पार्ट्स ऑफ 10 की पावर 12 तक, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी थी the proportionality between mi and mg is established। इसको इस्टेब्लिश किया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है जी। इसको इस्टेब्लिश किया गया एक्सपेरिमेंटली टू एन extremely higher degree of 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 तक, ठीक है। इनकी प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो हमें देयरफॉर इट अपीयर्स, हमें ये लगा कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास मे बी प्रोपोर्शनल टू each other, ठीक है। therefore it appears that inertial mass mi and gravitational mass mg are proportional to each other, कि ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि एम आई और एम जे है, इनका आपस में एक डायरेक्ट लिंक है। ये जो ग्रेविटेशनल कैपिटल कांस्टेंट जी था उससे भी हमें ये पता लगा, और उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करने से हमने न्यूमेरिकली की, और उसमें हमें रिगार्डलेस जिस तरह भी उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, लेकिन हमने उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह कैलकुलेट की
कि हमारे पास जो है एम आई और एम जे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर दो, फिर इसकी वजह से क्या है कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो फोर्स के हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर हम पहुंचते हैं। वी हैव एंटायरली टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वी हैव entirely two different concepts। हमारे पास entirely दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं कि आप देखें कि नंबर वन ये है कि एक फोर्स जो है, a force of mutual gravitational attraction between two masses and the resistance of a single mass to be accelerated। ठीक है, एक हमारे पास ये है कि हमारे पास फोर्स है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की दो मासेस के दरमियान, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल मास टू बी एक्सेलरेटेड, यानी कि उनके दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी है, और दूसरे नंबर पर ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है एक सिंगल मास को एक्सेलरेट करने के लिए। सिंगल मास को एक्सेलरेट करने के लिए जो रेजिस्टेंस है, व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ इनर्शियल प्रॉपर्टी। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो बिटवीन मासेस है वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास क्या है कि नंबर वन कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि अ फोर्स, ठीक है, अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल gravitational attraction between two masses, दो मासेस के दरमियान। और दूसरी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल मास टू बी एक्सेलरेटेड। हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अब समझने की कोशिश करें इसको, बात को। हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ये है कि फोर्स है, देखें ना, हमें इस बात का पता है कि न्यूटन का लॉ यही कहता है कि हर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं या दो मासेस जो हैं, उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है, एक बात। और दूसरी हमें ये बात भी है कि रेजिस्टेंस होती है कि जब हम किसी मास को एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी मास जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रेजिस्ट करता है। तो जाहिर बात, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, आप उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने जो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब ये जो मसले मसाइल थे, ये क्वेश्चन जो था, ये जो पज़ल थी, ये न्यूटन और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो इसका आंसर ना कर सके बहुत सारे सालों तक। लेकिन इसका आंसर जो है फिर वो दिया आइंस्टाइन ने इन 1960, जब उसने अपना पेपर पब्लिश किया थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि ये पज़ल जो थी, ये वाली, ये दो पज़ल जो थी, ये वाली, ये रिमेन रही काफ़ी अर्सा तक। न्यूटन और दूसरे साइंटिस्ट जो है उनका जवाब ना दे सके, लेकिन 1916 के अंदर आइंस्टाइन ने फिर जो है वो एक पेपर पब्लिश किया, जिसको उसने नाम दिया बाद में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो this puzzle was solved by Einstein in 1960 in his
पेपर थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, which is known as general theory of relativity, जिसको हम कहते हैं जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो पजल थी, ये जो दो कॉन्सेप्ट थे कि एक इनर्शियल के मास जो है वो एक्सेलरेट होने में रेजिस्ट करता है और दूसरा कि दो मासेस के दरमियान ग्रेविटी मौजूद होती है, इसको जो है वो आंसर किया आइंस्टाइन ने अपने पेपर थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो आइंस्टाइन का जो व्यू था वो क्या था? आइंस्टाइन का व्यू था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मास का। उसने कहा कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मास जो है वो एविडेंस है किसका? बेसिक कनेक्शन का बिटवीन टू बिहेवियर्स। मैंने दो आपने बिहेवियर्स देखे हैं ना पीछे। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मास है ये एविडेंस है, ठीक है। In Einstein view, the dual mass, कि जो ड्यूअल मास है the dual behavior of mass, जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मास है, ठीक है, वाज ए एविडेंस फॉर द बेसिक कनेक्शन बिटवीन टू बिहेवियर्स। तो जो पीछे हमने दो बिहेवियर डिस्कस किए हैं, आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि जो ड्यूअल बिहेवियर है मास का, कि एक दफ़ा तो मास अट्रैक्शन करता है और दूसरी दफ़ा मास जो है वो एक्सेलरेट होने में रेजिस्टेंस शो करता है। वो क्या, उसने कहा कि इन दोनों बिहेवियर्स के अंदर आपस में एक बेसिक कनेक्शन, उसने कहा कि ये एक बेसिक कनेक्शन है और हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते किसी भी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट से, जैसे सच एज ए ड्रॉपिंग ए ऑब्जेक्ट बिटवीन टू सिचुएशंस, ठीक है। उसने कहा कि कोई अगर हम मैकेनिकल सिचुएशन लें कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ हम ड्रॉप करें, तो आइंस्टाइन के मुताबिक हम ये जो सिचुएशन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप करें, तो हम मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस को नीचे फेंक दो, तो उसने कहा कि ये जो सिचुएशंस हैं इनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आपका फ्रेम रेस्ट में है या एक्सेलरेटेड फ्रेम है, उसके अंदर अगर आप एक चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो क्या आप उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? आइंस्टाइन ने कहा कि उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली जो है ये सेम सिचुएशंस हैं। अब सपोज करें कि मैं पहले एक इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ़िगर बनाता हूँ। ये देखें, ये एक फ़िगर है, ये एक एलिवेटर है। इस एलिवेटर के अंदर यहाँ पर ये एक बंदा जो है खड़ा है और इस बंदे ने जो है ये एक ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक ब्रीफ केस जो है इसने पकड़ा हुआ है और ये ब्रीफ केस को जो है ये नीचे की तरफ गिरा देता है। तो जी यहाँ पर नीचे की तरफ जो है -g के बराबर हो जाएगा। ये एक ब्रीफ केस है, ये इसको हम क्या देते हैं कि ये कोई फिगर हमारे पास ए फिगर जो है ये है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। अब एक और दूसरी फिगर बनाते हैं
ये एक फिगर बी बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ पर भी ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये ब्रीफ केस है इसके पास, ये इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, ठीक है, लेकिन ये एलिवेटर जो है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है इस एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन है, सिचुएशन ए एंड बी, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। पहले आप इन सिचुएशंस को समझ लें, देख लें। पहली सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक एलिवेटर है और वो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, और उसमें क्या करता है कि एक पर्सन जो है वो यहाँ से गिराता है ब्रीफ केस को, ठीक है, लेकिन आपके एलिवेटर जो रेस्ट पे है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और उसमें भी एक्सेलरेटिंग के अंदर भी अब जो है वो ब्रीफ केस नीचे की तरफ पर्सन जो है कराता है। अब आइंस्टाइन का ये कहना है कि ये दो सिचुएशंस जो हैं, इन दो सिचुएशंस के अंदर ये जो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट हमने किया है फिगर ए एंड बी के अंदर, हम क्या है कि इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश जो है नहीं कर सकते किसी भी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है कि जो फिगर ए है, आइंस्टाइन ने कहा कि आइंस्टाइन सेड no mechanical experiment can distinguish between two situations as shown in figure A and B। उसने कहा ये जो सिचुएशन अब ब्रीफ केस फेंक रहा है, एक एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा रेस्ट पे है, इसमें कोई मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है इन सिचुएशन को जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अब देखें जो हमारे पास फिगर ए है, ये वाली, इस फिगर ए के अंदर अब मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पर, इन फिगर ए, जो हमारे पास फिगर ए है, एक पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा है एक एलिवेटर के अंदर। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए एलिवेटर। एक पर्सन जो है वो खड़ा है एक एलिवेटर के अंदर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। एक प्लैनेट की सरफेस के ऊपर, एंड ही फील्स प्रेस्ड, और वो क्या फील करेगा, अपने आप को प्रेस्ड फील करेगा इनटू द फ्लोर, इनटू द फ्लोर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो अपने आप को क्या करेगा, महसूस करेगा प्रेस होता हुआ फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो अगर वो रिलीज करे ब्रीफ केस को, if he releases the briefcase, अगर वो ब्रीफ केस को रिलीज करे, ठीक है जी, he observes it is moving toward the floor,
he observes that it is moving towards the floor। तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये ब्रीफ केस जो है ये फ्लोर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, एक बार नीचे की तरफ ब्रीफ केस जो है वो मूव कर रहा है, ब्रीफ केस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, दारी बात वो ब्रीफ केस को जब छोड़ देगा तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ब्रीफ केस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। वो देखेगा कि वो फ्लोर की तरफ मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, विद g इक्वल टू -g। इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट, जारी बात है नीचे की तरफ ही मूव करेगा ना जब उसको छोड़ देगा ब्रीफ केस को एलिवेटर के अंदर। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो ब्रीफ केस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पहली सिचुएशन थी। ये पहली सिचुएशन थी कि जब जो है वो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन जो फिगर बी के अंदर थी, क्या था कि पर्सन जो एलिवेटर के अंदर है वो एम्प्टी स्पेस में है और एलिवेटर जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन प्लस जी जे के साथ। तो जो पर्सन है वो फील करेगा प्रेस्ड इनटू द फ्लोर विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज ही ऑब्जर्व इन फिगर ए। तो अगर वो रिलीज करे ब्रीफ केस को तो ही ऑब्जर्व तो करेगा कि इट मूविंग टुवर्ड द फ्लोर विद एक्सेलरेशन जी एग्जैक्टली एज इन द previous situation। तो in each situation an object is released by the observer undergoes a downward acceleration of magnitude g relative to the floor। ठीक है, तो फिगर ए के अंदर पर्सन क्या था, रेस्ट के ऊपर था, इनर्शियल फ्रेम था ग्रेविटेशनल फील्ड में ड्यू टू द प्लैनेट। और फिगर बी में पर्सन जो था वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था जो कि एक्सेलरेट कर रहा था किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर। तो आइंस्टाइन ने क्लेम किया कि ये दो सिचुएशंस जो हैं ये कंप्लीटली इक्वलेंट। अब देखिए आप कि पहली सिचुएशन ये थी कि वो रेस्ट के ऊपर हमारे पास फ्रेम था। ठीक है, और रेस्ट के ऊपर जब हमारे पास फ्रेम था तो रेस्ट में उसने ब्रीफ केस थ्रो किया और ब्रीफ के जब उसने उसको नीचे की तरफ फेंका तो वो नीचे की तरफ ही गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में भी हमारे पास जो है वो एलिवेटर ही है, लेकिन एलिवेटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अब एक्सेलरेट कर रही है। अब जब वो एक्सेलरेट अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है तो उसमें भी जो पर्सन है उसने ब्रीफ केस को थ्रो किया या ब्रीफ केस को फेंका तो उसको ये लगा कि ब्रीफ केस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पहले केस में भी उसको यही लगा जाता है नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और दूसरे केस में भी उसको यही लगा। पहला केस आपका इनर्शियल फ्रेम था, दूसरा केस आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन आइंस्टाइन कह रहा है कि दोनों सिचुएशंस के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है इन फिगर बी, हमारे पास फिगर बी है, the elevator is accelerating upward with acceleration g j। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जो एलिवेटर है वो मूव कर रहा है और जो पर्सन है वो इस एलिवेटर के एम्प्टी स्पेस में खड़ा है। द पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए एम्प्टी स्पेस ऑफ द
एलिवेटर। ठीक है, वो एम्प्टी स्पेस जो है एलिवेटर का, उसके अंदर वो स्टैंड कर रहा है, तो पर्सन जो है वो फील करेगा प्रेस्ड इनटू द फ्लोर। ठीक है, द पर्सन फील्स टू प्रेस इन द फ्लोर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप को फील करेगा प्रेस होता हुआ फ्लोर के अंदर। ठीक है, अगर वो रिलीज करे ब्रीफ केस, इफ ही रिलीजेस द ब्रीफ केस, अगर वो रिलीज करे ब्रीफ केस, ही ऑब्जर्व that it moved downward towards the floor। तो ऑब्जर्व करेगा कि ब्रीफ केस जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द फ्लोर। ठीक है, with acceleration g, similarly with g acceleration, similarly वो केस जो कि पिछला था जब स्टेशनरी एलिवेटर थी, तब भी तो ब्रीफ केस जो है वो फ्लोर की तरफ ही ब्रीफ केस ने मूव किया। तो अब ऑब्जर्वेशन देख लें आप ऑब्जर्वर की, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, दोनों फ्रेम्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वर की, वो ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस के अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि हर सिचुएशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है ऑब्जर्वर से, उसने वो अंडरगो किया है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, उसने एक्सेलरेट किया है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ईच सिचुएशन, हर सिचुएशन में, इन ईच सिचुएशन एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड मूव्स डाउनवर्ड towards a floor with the acceleration g with respect to floor। यानी कि दोनों सूरतों में, स्टेशनरी में भी और मूविंग में भी, जो ब्रीफ केस है उसने फ्लोर की तरफ मूव किया है एलिवेटर के किसी एक्सेलरेशन जी के साथ। तो जो पर्सन है अगर वो रेस्ट पे है इनर्शियल फ्रेम के अंदर, इन्हें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लैनेट। ठीक है, और ए फिगर के अंदर हमारे पास क्या था कि पर्सन जो है रेस्ट के ऊपर था, इनर्शियल फ्रेम था ग्रेविटेशनल फील्ड में। फिगर बी क्या था कि हमारे पास पर्सन जो था वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, लेकिन जो कि एक्सेलरेट कर रहा था इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो आइंस्टाइन ने ये क्लेम किया कि दीज सिचुएशंस आर कंप्लीटली इक्वलेंट। फिगर ए क्या, a person standing in inertial frame, और फिगर बी person standing in non-inertial frame. According to Einstein,
both situations are exactly same. आइंस्टाइन के मुताबिक ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये एग्जैक्टली सेम थी। एक इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम मास को जो है वो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। आज यहाँ पर ये याद रखें कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना, मास को समझना बहुत ज़रूरी है। और मास की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक बात, और कोई भी जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करने में रेजिस्टेंस शो करता है, ये दो चीज़ें। फिर आइंस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, जो एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक स्टेशनरी फ्रेम है, उसके अंदर एक बंदा खड़ा है, उसने ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है, वो नीचे की तरफ फेंकता है, फिर वही सिचुएशन दोहराई जाती है कि वही एलिवेटर एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, फिर वो ब्रीफ केस फेंकता है। तो दोनों को समय यही पता लगता है कि ब्रीफ केस नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो कम्प्लीटली सिमिलर है। अब आइंस्टाइन ने आगे फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और ये जो कंसेप्ट था मास का, इसको आगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया। तो फिर वो हम कल की वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।